तो आइए साथियों, आज के क्लास में हम लोग फिर से यहाँ पे इतिहास देखने वाले हैं। आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे समझ लीजिए आपको इतिहास का 2 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आपको बता दें किस बुक से पढ़ा रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी बुक और भारतीय भवन दोनों को कंबाइन करके बता रहे हैं क्वेश्चन, चूंकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। और इस 2 चैप्टर आपको जो है बस आज का वीडियो और एक वीडियो और मिलेगा, उसमें आपका 2 चैप्टर तक यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो आपको बता देंगे। और एक बात और कि आपको इसी में से क्वेश्चन रहेगा, इस बात को मैं तीसरा वीडियो में आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन अगर रहेगा, इसके बाद भी अगर क्वेश्चन रहने की बात होती है तो कौन सा क्वेश्चन होगा उस चीज को हम लोग तीसरा वीडियो में बता देंगे। ये आज है इतिहास का पार्ट 2 वीडियो बता रहे हैं, ठीक है। इसमें आज क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 नंबर देखेंगे, तो पूरा ध्यान से पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैजनी गैरिबाल्डी से लेकर हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बिस्मार्क का भी देखेंगे। यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पहले भी बता चुके हैं कि इटली के एकीकरण में आपको यहाँ पे मैजनी का क्या योगदान था, ये क्वेश्चन, और गैरिबाल्डी और बिस्मार्क, ये 3 में से एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। और आज के वीडियो में तो 5 नंबर क्वेश्चन हम बता ही रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे लॉन्ग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए इटली के एकीकरण में मैजनी का क्या योगदान था। देखिए मैजनी जो था ना, इटली के एकीकरण में 3 महापुरुष का सबसे बड़ा योगदान था। एक था ये मैजनी, काउंट काबूल और गैरिबाल्डी। तो यहाँ पर देखिए मैजनी क्या था, मैजनी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और एक नेक इंसान थे। ये जो थे सो दार्शनिक के अलावा ये लेखक भी थे, ये एक सेनापति भी थे, दार्शनिक भी थे, और एक ये गणतंत्र में ये विश्वास रखते थे, ठीक है। तो इस तरह से ये थे। इनका क्या है यहाँ पर देखिए योगदान कि इटली के एकीकरण में मैजनी का सबसे बड़ा योगदान है। मैजनी एक उदारवादी, राष्ट्रवादी लेखक एवं क्रांतिकारी था। देखिए ये लेखक भी था और लेखक के माध्यम से ही ये इटली के एकीकरण में कुछ सहयोग इसको दिया था, ठीक है। जब ये भाग गया था इंग्लैंड, तब लेखक क्रांतिकारी था। वह जो था ना, ये मैजनी जो था, वह इटली को निरंकुश शासकों से मुक्त करना चाहता था और उसे एक एकीकृत गणतंत्र के रूप में देखना चाहता था। वह एक योग्य सेनापति के साथ साथ, यहाँ पर देखिए सेनापति के साथ साथ 2 बार पढ़ेंगे, गणतांत्रिक विचारों का भी वह क्या था, समर्थक था, ठीक है, समर्थक भी था। वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं, वो अपनी काम को पूरा करने के लिए क्या किया था, वह यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया था, ठीक है। और उसको एक बात बता दें कि ये मैजनी को जो है इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ से 3 टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट निकलता है फ्यूचर के लिए भी, कि मैजनी जो था ये जो है इसको इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा बोला जाता है। यंग इटली या फिर यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो यही था, ठीक है। ये करने के लिए यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। उन्हें अपने उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण क्या होता, उससे इंग्लैंड जाना पड़ा था। भाग करके इटली से जो है निकल करके उसको इंग्लैंड जाना पड़ा था, लेकिन वहीं से अपने लेखों एवं रचनाओं के माध्यम से इटली के एकीकरण में क्या किया, आंदोलन को बढ़ावा किया। यानी वो लेखक होने का मतलब था, वो जब इंग्लैंड चलेगा तो वहाँ से वो अपने रचना और लेखक के द्वारा क्या हुआ, ये इटली में एकीकरण के आंदोलन को बढ़ाते रहा। तो इसीलिए बोला जाता है जो ठान लिया, जो मान लिया वो कर लिया, ठीक है। जो ये ठान लिया कि हम वहाँ रह कर भी करेंगे, देखिए ये इंग्लैंड चला गया और वहाँ से भी ये क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया था मैजनी, ठीक है। तो इस तरह से इसका यहाँ पे होता है, आपका सुटेबल आंसर होता है मात्र यहीं तक होता है। अगर इतना आप कर देते हैं तो आपको 5 नंबर से यहाँ पर कम मतलब नहीं देगा, ठीक है। और अपना मन से भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग चलिए यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग गैरिबाल्डी। यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करिए। ये भी इटली के एकीकरण में ही आए थे। तो ये देखिए इसके कार्य के बारे में पूछा जाता है और मैजनी के योगदान पूछा जाता है। तो यहाँ पे कार्य क्या है, देखिए गैरिबाल्डी ने क्या क्या काम किए थे इंपॉर्टेंट, वही आपको वर्क लिख देना है, उसका बस हो गया, आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का भी अहम भूमिका रहा। वह निस्वार्थ भावना और अभूतपूर्व देशभक्त का परिचय दिया था। वह जो था एकदम निस्वार्थ भावना का था और एक सच्चे देशभक्त था। वह हमेशा देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते थे, ठीक है। इस तरह से था, वह एक लड़ाकू था और वह तलवार से हमेशा वो चाहता था कि इटली को हम तलवार से क्या करेंगे, एकीकरण कर लेंगे। थोड़ा गुस्सेले टाइप को थे, लड़ाकू टाइप को थे ये। देखिए इसका मतलब पर ये पता चलता है कि था, और वह तलवार के बल पर इटली का एकीकरण करना चाहता था। वह सशस्त्र क्रांति यानी सेना के साथ मिल करके उन्होंने क्या किया था, इटली के दक्षिणी रियासत पर, दक्षिणी क्षेत्र था जिसका नाम था सिसिली और नेपल्स था, ठीक है, के एकीकरण तथा गणतंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। इटली के दक्षिणी रियासत जो था ना, वहाँ पे वो क्या कर रहा था कि आक्रमण कर करके वहाँ पे वो गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। कौन, तो ये गैरिबाल्डी।
ठीक है, प्रयास कर रहा था। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली एवं नेपल्स पर आक्रमण किया और जीता भी, ठीक है। और जीतने के बाद क्या किया, गैरिबाल्डी ने यहाँ जनता के समर्थन से गणतंत्र को क्या किया, पूर्णतः से स्थापित कर दिया। और वहाँ पर वो क्या किया, देखिए, वो मालिक की स्थापना की और विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वह वहाँ की सत्ता संभाली। तो इस तरह से यहाँ पर वो सत्ता संभालता है। उसके बाद यहाँ पर मुख्य कार्य था आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इस तरह से अगर आप लिख देते हैं तो आपको अगर 2 नंबर पूछे तो 2, अगर 5 पूछे तो 5 आपको बिल्कुल तरह से मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इन सभी क्वेश्चन से इंपोर्टेंट देखेंगे कि जर्मनी में एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका था। तो आइए साथियों, यहाँ पर देखिए सबसे अधिक इंपोर्टेंट है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बिस्मार्क जो था ना, सो जर्मनी के एकीकरण करने के लिए वो 3 युद्ध किया था, टोटल युद्ध, ठीक है, 3 युद्ध किया था। और वो जब पर्सा का जब वो चांसलर बना था तो वो खुश होकर ही वो रक्त लॉ का अवलंबन लिया था, ठीक है। तो वही सारा बात यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 जो युद्ध किया था वो बस 2-2 साल पे किया था। और इस तरह से वो 1871 ईस्वी में पूर्णतः क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण कर दिया। और 1871 ईस्वी में क्या हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि भी हुआ था। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका था। वह 1862 में, वह कब चांसलर बना था, याद रखिएगा, 1862 में बिस्मार्क जो है पर्सा का चांसलर बना था, ठीक है। 1862 ईस्वी में पर्सा के राजा विलियम प्रथम ने, पर्सा के राजा कौन था उसमें, विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपने चांसलर नियुक्त किया, चांसलर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिससे वह रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। जब बिस्मार्क ने जब चांसलर बना तो उन्होंने रक्त और लौह की नीति का क्या अवलंबन किया था, यानी अपनाया था, ठीक है, अपनाई। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध किया था। पहले भी आपको बताए थे कि 3 युद्ध किया था। पहला युद्ध किया था 1864 इसमें डेनमार्क के साथ किया था, ठीक है, डेनमार्क के साथ किया था, जहां पर उसको डेनमार्क को वो हरा दिया था और जीत गया था। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था 1866 ईस्वी में हुआ था, जिसको हम लोग सेडोवा का युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सेडोवा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, यहाँ पे 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ था, ऑस्ट्रिया के साथ हुआ था, ठीक है। तो उसमें भी ऑस्ट्रिया को हराया था। उसके बाद लास्ट युद्ध हुआ था तथा 1870 में, देखिए 2-2 साल पर युद्ध किया था, 1864 फिर 66 और फिर क्या किया था, यहाँ पर ये 4 साल थोड़ा बढ़ गया था, 70 में किया था, ईस्वी में फ्रांस से किया था। तो फ्रांस से किया था, ये लास्ट युद्ध था। इसी युद्ध में वो क्या किया था, जीतते ही फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा जो हुआ था, सो फ्रांस से किया के द्वारा पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण जनवरी 1871 ईस्वी में हुआ तथा विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना। यहाँ पर देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था ना 1861 ईस्वी में हुआ था। जैसे ही फ्रांस से जीतने के बाद वो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ और उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ और वहाँ का जो है प्रथम जो है राजा सम्राट बना था, विलियम प्रथम नहीं बना था, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल आपको रिक्वेस्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं, मैजनी, गैरिबाल्डी और यहाँ पे बिस्मार्क वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैजनी और बिस्मार्क ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको 5 नंबर के लिए, ठीक है। एकदम तरह से आप ये 2 क्वेश्चन को लिख लीजिए जरूर से जरूर। और बता दें कि यहाँ पे आपको पार्ट 3 वीडियो मिलेगा और आपका 2 चैप्टर यहाँ पर इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है समझने वाली बात भी है कि इतिहास में ये क्वेश्चन बहुत जो है सो मायने रखता है, जानकारी होना चाहिए, ठीक है, कि रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन कीजिए। तो देखिए रासायनिक हथियार कहने का मतलब है कि ये केमिस्ट्री से बना होगा, यानी इसमें केमिकल का यूज किया होगा, पहली बात ये। तो यहाँ पे रासायनिक हथियार है तो इसमें केमिकल का उपयोग जो किया गया था वो ऐसा केमिकल था जो कि वायु में मिल जाता था और कहीं भी मानव जैसे है ना, मानव की त्वचा जैसी सतह से चिपक करके वो क्या होता, खुद ब खुद जलने लगता था। तो ऐसा खतरनाक हथियार था जिसका प्रयोग जो है सबसे पहले अमेरिका में ये बना था और इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही सारी बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि रासायनिक हथियार में नपाम अधिक प्रसिद्ध है, इसी का नाम है, ठीक है, नपाम, ठीक है, नपाम अधिक प्रसिद्ध है। नपाम एक अग्नि बमों के लिए गैसोलीन को फुलाने में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। ये नपाम जो है अग्नि बम होता था, उसमें गैसोलीन को फुलाने के लिए किया जाता था, ये केमिस्ट्री का नाम है। फुलाने में प्रयोग होने वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, यानी ऑर्गेनिक करने का मतलब है कि कार्बनिक यौगिक था का मिश्रण है जो धीरे धीरे जलता था, एकदम धीरे धीरे जलता था और मानव त्वचा जैसी सतह से चिपक कर जलने लगता है। यह एक ऐसा जहर था जिसके उपयोग से पेड़ पौधे क्या होता था, सूख जाते थे, यानी मर जाते थे। उसे यह नाम इसलिए, उसको एजेंट ऑरेंज इसलिए बोला गया था क्योंकि जिस ड्राम में रखा जाता था उसके ऊपर ऑरेंज रंग की, ठीक है, या ऑरेंज रंग की पट्टियां बनी होती थी, ठीक है। ऑरेंज रंग की क्या थी, पट्टियां बनी होती थी, जिसलिए इसको क्या कहते थे, एजेंट ऑरेंज हम लोग नाम देते थे, ठीक है। इसको इस केमिकल को जिस ड्राम में रखा जाता था उस ड्राम के ऊपर जो जिसको ढक्कन बोलते हैं वो जो था सो कैसा था, ऑरेंज कलर के
ढक्कन से पट्टियाँ से बनी होती थी, इसलिए इसको हम लोग एजेंट ऑरेंज बोलते थे। और यहाँ पर है इस रसायन का निर्माण अमेरिका में हुआ था, जो कि पहले बताए थे आप लोग को, अमेरिका में हुआ था, जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना 1939 से 45, उसमें इसका यूज किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे आपका पार्ट 2 वीडियो यहाँ पे इतिहास का खत्म होता है। यहीं तक हम लोग देखते हैं आज का क्लास, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आपको, वहाँ पे देखेंगे पार्ट 3 में जब हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो भी क्वेश्चन बच जाता है वो सब देखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, आपको बता देते हैं, ठीक है। बिहार में चंपारण क्रांति क्या हुआ था, वो यहाँ पे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, चंपारण जिला से, और बहुत का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बिहार के चंपारण आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। ये देखिए, बिहार के चंपारण जिला में होने वाला एक आंदोलन था, इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेज के द्वारा क्या किया गया था, एक जो था नीलेह गोरों का शासन लागू किया गया था, जिसमें क्या था, पब्लिक को, देखिए यहाँ पर है ना, नीलेह गोरों ने एक 3 कठिया व्यवस्था स्थापित किया था। 3 कठिया का मतलब होता है 1 कट्ठा 2 कट्ठा खेत जैसे होता है ना, यही होता है 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था स्थापित किया था, जिसमें किसानों को क्या था, मजबूर किया जाता था कि तुम 3 कट्ठा खेत में, अगर तुम्हारे पास 20 कट्ठा खेत है, यहाँ पर देखिए, अपने भूमि के 3/20 यानी अगर 20 कट्ठा खेत है, यानी 20 कट्ठा को कहते हैं हम लोग 1 बीघा, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में उसको नील की खेती करना पड़ता था। और नील की खेती से क्या होता है, भूमि बंजर हो जाता है। भूमि कैसा हो जाता है, बंजर, यानी उस पर कुछ अगला फसल में नहीं उग पाता, भूमि कमजोर हो जाता है। तो इस तरह से ये व्यवस्था था, इसी से क्या हुआ था, इसी कारण से नील की खेती से भूमि बंजर होने लगती थी। इसी कारण से चंपारण के एक किसान, राजकुमार था, किसान का नाम राजकुमार शुक्ल था, उसने क्या किया, गांधी जी को यहाँ पे बुलाए थे, उनको यहाँ आने की गुजारिश किए थे। तो देखिए गुजारिश किया, तो 1917 ईस्वी में गांधी जी ने क्या किया, चंपारण जिला आए थे। और चंपारण जिला जब आए गांधी जी, और 1917 में आप लोग को पता है क्या हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पे स्टार्ट था, ठीक है, 18 तक हुआ था ना, स्टार्ट था। और जब गांधी जी चंपारण आए तो सभी को, अंग्रेज शासन को क्या लगा कि अब बूढ़ा आया है, अब लगता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंदोलन हो जाएगा, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को क्या किया गया था, चंपारण आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में छोड़ भी दिया गया था, और बोला कि जाइए किसान से बातचीत कीजिए, क्या है ट्रबल। तो जब किसानों की समस्या जानने के बाद गांधी जी ने क्या किए कि चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया, जिसके द्वारा सारे जो है कर जितना लागू था अंग्रेज के द्वारा सभी को समाप्त कर दिया गया। इस तरह से किसान को क्या किया गया, वहाँ पे मुक्त किया गया, अंग्रेज के चंगुल से थोड़ा मुक्त किया गया, ठीक है। और इस तरह से होते हुए यहाँ पे आपका 5वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगले वीडियो में, तो आपको यहाँ पे फिनिश कर दिया जाएगा 2 चैप्टर तक, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बच गया जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।